जय श्री कृष्ण। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जो न्यूटन के लॉज होते हैं उसमें जो फोर्स होता है वो क्या होता है। फोर्स के बारे में बहुत सारी बातें करी और फोर्स को एक अच्छे से एक नजरिए के साथ फोर्स को समझने का हम लोगों ने कोशिश करी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जो न्यूटन के 3 नियम होते हैं, तीनों नियम आपने नाम सुन रखा है। तो ये तीनों नियम क्या क्या होते हैं, इन नियमों को हम लोग जानेंगे। ये जो लॉज हैं इनको जानेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, फिर न्यूटन का सेकंड लॉ, फिर न्यूटन का थर्ड लॉ, ये सब हम लोग देखेंगे क्या होते हैं, कैसे इनको अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखते हैं। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम जैसा कि आप जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, आपने पढ़ भी रखा है इसको, पहले छोटी क्लासेस में भी ये बताया जाता है, 8th, 9th, 10th में भी ये बताया जाता है। न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए। कोई भी बॉडी है अगर वो रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, और वो चल रही है तो चलती रहेगी, अनलेस कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, स्टेट ऑफ मोशन में है तो बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। ठीक है, अब इस बात को जैसे जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ये वास्तव में न्यूटन का लॉ नहीं है। न्यूटन की जो किताब थी ना, न्यूटन की बुक का नाम तो आप लोगों को पता होगा, बुक का नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो उस किताब के अंदर न्यूटन ने ये बात एकदम साफ साफ लिखी हुई है कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो फर्स्ट लॉ उनका अपना खुद का नहीं है, गैलीलियो से मोटिवेटेड है। ये गैलीलियो का लॉ था, उससे मोटिवेटेड है ये। अब गैलीलियो का क्या नियम था ये चीज हम लोग देखते हैं। गैलीलियो ने क्या, मतलब एक्चुअली में गैलीलियो का नियम नहीं था, गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट था, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट से ये लॉ मोटिवेटेड है। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है ये मैं आपको बता दूं, फिर इस लॉ के बारे में थोड़ा आप और अच्छे से फील कर पाओगे। जैसे गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, गैलीलियो यही करते ही थे। गैलीलियो नियम वगैरह देने के चक्कर में नहीं पड़ते थे, क्योंकि नियम देने पे क्या होता था कि नियम देने पे लोग पीछे पड़ जाते थे कि आपने तो ये बाइबल का ये नियम तोड़ दिया, वो नियम तोड़ दिया, पीछे पड़ जाते थे, परेशान हो जाते थे। गैलीलियो ने बड़ी अच्छी तरकीब निकाली थी। वो सब लोगों को बुला लेते थे, आओ भाई आओ आओ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करके दिखाते थे और कोई स्टेटमेंट नहीं देते थे, कुछ नहीं बोलते थे कि इस एक्सपेरिमेंट का ये मतलब है, इसका ये मतलब, जिसको जो मतलब निकालना है निकाले। तो इस तरह से वो जो स्टेट की विरासत है उससे बच जाते थे, और जो उनको बात कहनी है वो कह भी देते थे। तो गैलीलियो का एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट मैं बताने जा रहा हूं। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने क्या किया कि एक इंक्लाइन प्लेन लिया, उसके ऊपर एक बॉल ले ली और बॉल को ऐसे छोड़ दिया। बॉल को छोड़ दिया, बॉल लुढ़कती हुई आएगी, लुढ़कते 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 मान लो बॉल चलते चलते यहां आके रुक गई, इस जगह आके रुक गई। गैलीलियो ने यहां पे एक निशान लगा दिया कि चलो भाई यहां आके बॉल रुकी है। अब उन्होंने क्या किया, ये वाला जो सरफेस है इसको थोड़ा सा अच्छे से घिस करके अच्छे से इसको पॉलिश कर दिया, थोड़ा घिस दिया इसको कि इसकी रफनेस जो है कम हो जाए। फिर से गेंद यहीं से छोड़ी, तो इस बार ये जो गेंद है अगर इसको रफ कर दिया है, मतलब इसको थोड़ा स्मूथ कर दिया है, तो और गेंद यहां से छोड़ेंगे तो ये गेंद यहां थोड़ी रुकेगी, कहां रुकेगी, थोड़ा आगे रुक जाएगी। तो इस बार मान लिया गेंद यहां रुक गई। फिर उन्होंने क्या किया, फिर इसको और अपना सब इंस्ट्रूमेंट लगा और बढ़िया घिसा इसको और पॉलिश की और इसको स्मूथ ऐसा किया और स्मूथ किया। फिर जो इसी बॉल को यहां से छोड़ा तो देखा कि ये बॉल यहां रुकी। तो वो क्या करते जाते थे, बार बार इस सरफेस को स्मूथ करते जाते थे, और हर बार ये बॉल थोड़ा और आगे जाके रुकती थी, थोड़ा और आगे जाके रुकती थी। तो उन्होंने ये बोला कि अगर मैं इसको 100% स्मूथ कर दूं, या कहने का मतलब है कि फ्रिक्शनलेस कर दूं, तो अगर मैं इसको पूरी तरह से स्मूथ कर दूंगा तो ये बॉल कभी रुकेगी ही नहीं। बाद में इसी चीज को न्यूटन ने लॉ के फॉर्म में दे दिया। ठीक है, न्यूटन का जो लॉ, अरिस्टोटल ने बोला था नहीं, किसी चीज को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। अरिस्टोटल का ये कहना था कि किसी भी चीज को आप चलाओगे तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन न्यूटन ने पहली बार ये बोला कि भाई नहीं, चलाने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर चल रही तो चलती रहेगी, रोकने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। अगर चल रही है कोई बॉडी, हम उसको रोकना चाहते हैं तो उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था ये न्यूटन के पहले नियम का फाउंडेशन बना, उसकी आधारशिला बना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये है कि कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर बॉडी मूव कर रही तो मूव करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई किया जाए। इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में लिख दे रहा हूं, द स्टेट ऑफ मोशन
the state of motion of a body, the state of motion of a body does not change, the state of motion of a body does not change unless an external force the state of motion of a body does not change unless an external force is applied upon it. The state of motion of a body does not change unless an external force is applied upon it. ठीक है, किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन तब तक नहीं बदलता है जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, तब तक इस बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदलती। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब चलने की स्टेट, अगर रुकी है बॉडी तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। ठीक है, ये न्यूटन का पहला नियम है जो गैलीलियो के लॉ से मोटिवेटेड था, और न्यूटन ने मेंशन भी किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने उनका लॉ चुरा लिया है, ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई गैलीलियो का जो ये बात थी, जो एक्सपेरिमेंट था, उससे ये मोटिवेटेड था। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है रेफरेंस फ्रेम को भी डिफाइन करता है। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि इनर्शियल जो रेफरेंस फ्रेम होते हैं उसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही लगता है, या न्यूटन का फर्स्ट सेकंड दोनों लॉज हैं वो इनर्शियल, तो ये एक तरह से इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन भी है। तो हम इस बात को नोट डाल के लिखते हैं, दिस लॉ इज ए definition of inertial frame. This law is a definition of inertial frame. Inertial frame की definition है, ये जो नियम है ये inertial frame की definition है। ठीक है, हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ की मदद से इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन करते हैं। जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है वो न्यूटन के पहले नियम की मदद से जाना जाता है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसका जो नाम है न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं ये भी मैं समझा दूं। लॉ इनर्शिया का मतलब होता है कि जैसे किसी बॉडी का जैसे जो मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, मतलब बेसिकली मास जो है उस चीज को हम इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया ये बताता है कि बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को कितना अपोज करती है। जितना ज्यादा अपोज करेगी उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। हल्की बॉडी है उसको चलाना भी आसान है, रोकना भी आसान है। भारी बॉडी है उसको चलाना मुश्किल है और उसको रोकना भी मुश्किल है। तो इनर्शिया ये बताता है कि बॉडी का मास कितना है। मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, और ये यही कहता है कि स्टेट ऑफ मोशन जो है नहीं बदलेगा। रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अभी न्यूटन का सेकंड लॉ आता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ। दूसरा नियम न्यूटन का, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन का, मतलब इंपॉर्टेंट तो तीनों है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में इसी को यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर इधर से फोर्स लग रहा है वेक्टर F1, इधर से लग रहा है वेक्टर F2, इधर से लग रहा है वेक्टर F3, और ऐसे करके 72 फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो न्यूटन ने यह देखा था कि इस बॉडी के ऊपर लगने वाला जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल का मतलब ये हुआ कि बॉडी जो सिस्टम है, सिस्टम के बाहर के जो फोर्सेज हैं, अंदर वाले नहीं, सिस्टम के जो बाहर वाले फोर्सेज हैं, जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है वो उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कुल जो बाह्य बल होगा वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर जो ऐड कर रहा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक है, तो मैं इसको शब्दों में पहले लिखता हूं, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग
net external force acting on a body, net external force acting on a body is equal to the net external force acting on a body is equal to the rate of change of net external force acting on a body is equal to the rate of change of momentum. Net external force acting on a body is equal to the rate of change of momentum. किसी भी बॉडी के ऊपर जो लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा. अब ये नेट एक्सटर्नल फोर्स को जब हम इसको सिंबॉलिकली दिखाते हैं तो लिखेंगे सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी. सिग्मा एफ एक्सटर्नल, सिग्मा मतलब सबका जोड़, वेक्टर इसे लगाया क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको सारे फोर्स वेक्टोरियली ऐड करने पड़ेंगे, स्केलर एडिशन नहीं करना है. तो सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी. मोमेंटम जो होता है वो एमवी होता है, तो मैं लिखूंगा डी एमवी अपॉन डी. एम बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डीवी अपॉन डी. और डीवी अपॉन डी किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन. तो इसी चीज को वैसे तो देखो न्यूटन ने अपनी बुक में ये दिया था, जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, लेकिन डीवी अपॉन डी एक्सेलरेशन आया है ना, तो हम इसको जब अप्लाई करते हैं इसको, तो एप्लीकेशन वाला पार्ट ये है. सवालों में जब अप्लाई करेंगे तो सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए. ये है न्यूटन का सेकंड लॉ. किताब में ये लिखा है, इस्तेमाल ये होता है दोनों एक ही चीज. पी को हमने एम बी लिख दिया, मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एम डीवी बाई डी टी, तो ये सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा. तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा. तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो भी उसके ऊपर कुल बाह्य लग रहा है, ये अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब फिर एक भी छूटना नहीं चाहिए. यहां से वहां से, जहां से तहां से, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से, दाहिने से बाएं से, हर तरह से जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं फिर सारे के सारे आपको लिखने पड़ेंगे. और नेट जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो एम ए के बराबर होगा. और आगे जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो यहाँ ए के बजाय एसीएम हो जाएगा. अभी सेंटर ऑफ मास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तो जनरल जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो एम ए के बराबर होता है. तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है. और ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है ये हम लोग किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि हम अगर एक्स डायरेक्शन में चाहें तो एक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं. एक्स डायरेक्शन का सारा फोर्स लिख दें और एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन का कर दें, या वाई डायरेक्शन में लिखना चाहें तो वाई में भी कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में चाहें तो वाई का भी कर सकते हैं. सारा नेट एक्सटर्नल फोर्स वाई डायरेक्शन में लिखो और फिर एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन में लिखो. तो इस तरह से जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो एम इंटू ए के बराबर होता है. ये न्यूटन का सेकंड लॉ. इस लॉ के बारे में हम लोग बहुत बात करेंगे. इनफैक्ट पूरा जो आप कहते हैं ना 12th 11th और 12th का फिजिक्स है, मैक्सिमम में क्वेश्चंस में या तो ये आएगा डायरेक्ट या एनर्जी के फॉर्म में ये आएगा हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर बारे में. तो ज्यादातर में ये इस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे. तो जैसे पहला नियम देखा न्यूटन का, दूसरा नियम देखा, अभी न्यूटन का तीसरा नियम भी देखेंगे. लेकिन उसके पहले एक बात और जाननी जरूरी है. जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं ना सिस्टम सिस्टम सिस्टम, तो ये सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सिस्टम आप जैसा जानते हैं केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ती है, फिजिक्स में भी जरूरत पड़ती है. सिस्टम का मतलब ये है कि भाई जैसे हम जिस चीज की एनालिसिस कर रहे हैं वही चीज सिस्टम है. यूनिवर्स का वो हिस्सा जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, भाई हम ऑब्जर्वर हैं, हमारी मर्जी होगी तो हम क्लास के सिर्फ 10 बच्चों पे विशेष निगाह रखेंगे कि भाई ये 10 बदमाश है, बदमाशी करते हैं तो इन पे विशेष नजर रखो, या 3 के ऊपर विशेष नजर रखेंगे क्योंकि वो 3 पढ़ाई में अच्छे हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और वो टॉप रैंक अंडर 100 ला सकते हैं. तो सिस्टम वो होता है जिसको ऑब्जर्व किया जाए, और ऑब्जर्व जिसको करना है वही डिसाइड करेगा कि कौन सा सिस्टम है. तो सिस्टम की जो डेफिनेशन बनती है वो यही बनती है कि यूनिवर्स का वो हिस्सा जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, दुनिया का वो हिस्सा जिसको कि ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं. ठीक है. तो सिस्टम को जब हम डिफाइन करते हैं तो इसकी कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है. सिस्टम जो है ये यूनिवर्स का वो हिस्सा है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं. तो अब मैं इसको नोट कर रहा हूं आपको, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर द observation, part of the universe under the observation is called system. System.
यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे सिस्टम कहते हैं। अब उसके अलावा, सिस्टम के अलावा जो कुछ है उसे सराउंडिंग कहते हैं, और सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के यूनिवर्स बनता है। भाई जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिस्टम हो गया, और उसके अलावा दुनिया में जो कुछ भी है वो सराउंडिंग हो गया, और दोनों को जोड़ दिए तो यूनिवर्स हो गया। ठीक है, तो सिस्टम बेसिकली द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। उसी को हम लोग सिस्टम कहते हैं, यूनिवर्स का वो हिस्सा जो ऑब्जर्वेशन में होता है। अब सिस्टम के हिसाब से हम एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स जो है वो डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स, ठीक है। सपोज करिए कोई क्लास है बच्चों की, मान लेते हैं कि A1 बैच है। A1 बैच के बच्चों की क्लास है, और उस क्लास के अंदर मैंने उस पूरी क्लास को सिस्टम मान लिया। मैंने ये मान लिया कि वो पूरी की पूरी क्लास सिस्टम है। तो अब उस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो सबके सब सिस्टम हो गए। अब मान लीजिए क्लास A1 बैच के दो बच्चों के बीच आपस में मारपीट हो गई, उन्होंने उनके ऊपर फोर्स लगा दिया, उन्होंने उनके ऊपर फोर्स लगा दिया। तो अब वो जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा? इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा? वो इंटरनल फोर्स होगा। इंटरनल का मतलब ये हो गया कि सिस्टम के जो मासेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस लगाते हैं उन फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। इंटरनल का मतलब आंतरिक, अंदर के। तो इंटरनल फोर्सेस वो होते हैं जो सिस्टम के मासेस जो हैं वो एक दूसरे पर लगाते हैं। सिस्टम के मासेस जो एक दूसरे पर लगाएंगे दोज फोर्सेस आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, इसको मैं लिख भी दे रहा हूं, द फोर्स अप्लाइड by the masses of the system, the force applied by the masses of the system on each other, the force applied by the masses of the system on each other is called The part of the universe under observation is called system। अब इंटरनल फोर्स की जहां बात आई तो सिस्टम के जो मासेस हैं वो एक दूसरे पर जो भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो फोर्सेस होते हैं उसी को हम लोग सिस्टम कहते हैं। द फोर्स अप्लाइड बाय द मासेस ऑफ द सिस्टम ऑन ईच अदर इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स, ये इंटरनल हो गया। अब जैसे एक्सटर्नल फोर्स, ये तो इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है देखिए, एक्सटर्नल फोर्स जैसे मैंने अभी एग्जांपल टेकअप किया था कि A1 जो बैच था उसके बच्चे, उसको मैंने सिस्टम माना हुआ है। A1 बैच जो है उसको मैंने सिस्टम माना है। तो A1 बैच के बच्चों ने अगर आपस में मारपीट करी, एक दूसरे पे डिशम डिशाम किया, फोर्स लगाया, तो वो इंटरनल होगा। अब मान लो कि कोई A2 बैच का बच्चा है, दूसरा बैच है, और उसने आके किसी A1 बैच के बच्चे को के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, पीट दिया मतलब, ठीक है, तो वो फोर्स जो होगा वो एक्सटर्नल हो जाएगा। सिस्टम के मासेस जो होते हैं वो जो एक दूसरे पे लगाते हैं वो तो इंटरनल होता है, और जो सिस्टम के मासेस पर जो फोर्स बाहर से लगता है, सराउंडिंग के जो मासेस हैं वो जो सिस्टम के मासेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो द फोर्स बाय द masses outside the system, the force by the masses outside the system on the force by the masses outside the system on the masses of the system are external forces. System are external forces. The force applied by the masses of the system on each other, जो सिस्टम के मासेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं उसे तो हम लोग इंटरनल फोर्स कहते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर से मास है जो सिस्टम के मास पे फोर्स लगाएगा तो वो एक्सटर्नल फोर्स कहा जाएगा। तो न्यूटन के सेकंड लॉ में मैं जिस फोर्स की बात कर रहा था वो एक्सटर्नल था। अंदर के सिस्टम के अंदर अगर जो मासेस हैं वो फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स न्यूटन के लॉ में कंसिडर नहीं किया जाता। तो खैर न्यूटन का पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ,
न्यूटन का तीसरा नियम, ये न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है ये काफी ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। लोग इसके बारे में तरह तरह की गलतफहमियां लोगों ने पाल रखी हुई हैं, इसको फील भी करने में लोगों को दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत विधिवत इसके बारे में बातचीत करेंगे हम। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, पहली बात तो आपने जो इसका स्टेटमेंट सुना है वो यही है ना कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपने स्टेटमेंट सुन रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन मैं इसी चीज को एलैबोरेट करना चाहता हूं, इसको समझाना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि पार्टिकल ए पार्टिकल बी पर जो फोर्स लगाता है वो वेक्टर एफ लगाता है, तो फिर बी भी ए पर जो फोर्स लगाएगा वो माइनस वेक्टर एफ लगाएगा। मतलब ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो यही बताता है कि अगर एक पार्टिकल दूसरे पे फोर्स लगा रहा है वेक्टर एफ, तो दूसरा वाला जो पार्टिकल होगा वो उसके ऊपर माइनस एफ लगाएगा। और ये जो एक्शन इनमें से कोई एक फोर्स एक्शन कहा जाएगा, दूसरा रिएक्शन कहा जाएगा। कौन सा एक्शन होगा कौन सा रिएक्शन होगा ये नहीं पता। जैसे मैं अगर इस बोर्ड के ऊपर एकदम ऐसे जोरदार चोट करूं, तो मैंने चोट की, तो इसका मतलब ही नहीं कि जो मैंने फोर्स लगाया वो एक्शन है, जो मेरे ऊपर लगा वो रिएक्शन। कोई भी एक एक्शन हो सकता है, कोई भी एक रिएक्शन हो सकता है। मतलब एक्शन रिएक्शन फिक्स नहीं है कि आप इस फोर्स को एक्शन बोलोगे, किसी एक को आप एक्शन बोल सकते हो तो अगला जो है वो रिएक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी ए अगर बॉडी बी पर फोर्स वेक्टर एफ लगा रही है, तो बी ए पर जो फोर्स लगाएगी वो माइनस एफ लगाएगी। सीधी भाषा में बात करें तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसको समझें अगर हम, तो ए ने बी पर अगर फोर्स वेक्टर एफ लगाया है, तो बी ए पर जो फोर्स लगाएगी वो माइनस वेक्टर एफ लगाएगी। ठीक है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ का मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। इफ बॉडी ए applies force vector F on if body A applies force vector F on body B, then in body A applies force vector F on body B, then body B applies force minus vector F on body A। जो हम बोलते हैं ना फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसी चीज को हम ऐसे बोल रहे हैं, थोड़ा सा उसको समझाने के हिसाब से बोल रहे हैं कि अगर बॉडी ए ने बॉडी बी पर फोर्स वेक्टर एफ लगाया, तो बॉडी बी जो है वो ए पर जो लगाएगी वो माइनस एफ लगाएगी। इसमें एक्शन रिएक्शन का फंडा ये है कि भाई आप किसी को भी एक्शन मान सकते हो, किसी को भी रिएक्शन मान सकते हो। जरूरी नहीं कि मैंने किसी को तमाचा मारा तो मेरा फोर्स एक्शन और उसने जो लगाया वो रिएक्शन, उसका एक्शन भी, मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब कौन सा एक्शन कौन सा, किसी एक को एक्शन बोलेंगे तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। और ये चूंकि दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं और एक साथ ही लगते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पहले लगता है कोई बाद में लगता है, तो एक्शन रिएक्शन में ये नहीं होता है। अच्छा, ये ध्यान रखना है आपको कि एक्शन और रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं वो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं यहां लिख भी दे रहा हूं नोट डाल के। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट अपॉन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन जो होते हैं वो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं, एक ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं एक्ट करेगा। एक बॉडी पे जो फोर्स लगेगा उसको एक्शन बोलेंगे, तो दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगेगा उसको हम रिएक्शन बोलेंगे। एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पर ही एक्ट करते हैं। ठीक है, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे वेक्टर एफ लगा रही है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर माइनस वेक्टर एफ लगाएगी। एक बात ये आ गई। दूसरी बात ये हो गई कि अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं। अच्छा, एक्शन रिएक्शन के लिए टच में होना जरूरी नहीं है। टच में होना जरूरी क्यों नहीं? जैसे मान लीजिए कि ये चौक मैंने यहां से छोड़ी, धरती इसके ऊपर एमजी लगा रही, तो एमजी अगर लगा रही है तो बॉडी, धरती इसके कांटेक्ट में थोड़ी है, जब ये हवा में है तब भी तो धरती एमजी लगा रही है इसके ऊपर। तो एक्शन रिएक्शन लगने के लिए कांटेक्ट होना कोई जरूरी। हाँ, कुछ फोर्सेस होते हैं जिनके लिए कांटेक्ट जरूरी होता है, जैसे टेंशन, नॉर्मल फ्रिक्शन, ये सब फोर्सेस जो है उनके लिए कांटेक्ट होना जरूरी होता है, लेकिन कांटेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है। एक्शन और रिएक्शन के लिए भाई एक चार्ज Q1 एक Q2 है, दोनों बहुत दूर रखे हुए हैं, दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो कांटेक्ट में तो नहीं है ये, तो कांटेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है एक्शन रिएक्शन के लिए। हाँ, एक और बात न्यूटन के थर्ड लॉ से मैं ये समझ सकता हूं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन है,
तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी फोर्सेस, अगर फोर्सेस को काउंट किया जाए, नंबर ऑफ फोर्सेस काउंट किया जाए, तो जरूर इवन आएंगे, क्योंकि हर फोर्स का जोड़ा है। जितने भी फोर्सेस हैं उसका पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर उसका पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो वैसे तो नंबर ऑफ फोर्सेस को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेड होते हैं नंबर ऑफ फोर्सेस, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ फोर्सेस को काउंट करना ही चाहें तो ये पक्का है कि जो नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे ना उनकी संख्या इवन ही आएगी, ऑड नहीं आ सकती, क्योंकि फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ फोर्सेस, अगर पूरे यूनिवर्स में आप नंबर ऑफ फोर्सेस जोड़ोगे तो वो हमेशा इवन ही आएगा, क्योंकि फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी मैं लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ फोर्सेस इन द यूनिवर्स आर इवन because forces exist in pairs। पूरी दुनिया में जो नंबर ऑफ फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वो हमेशा इवन होते हैं, क्योंकि फोर्सेस हमेशा जोड़े में रहते हैं। फोर्स हमेशा जोड़े में एग्जिस्ट करेगा ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो इस वजह से फोर्स हमेशा जोड़े में होता है और नंबर ऑफ फोर्सेस पूरी दुनिया में इवन होते हैं। तो है थर्ड लॉ के बहुत सारे रियल लाइफ में एप्लीकेशंस होते हैं जिसको हमको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा, थर्ड लॉ को समझना पड़ेगा। जैसे एक मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, जिसमें थर्ड लॉ को आप समझेंगे और सोचेंगे कि भाई ये थर्ड लॉ किस तरह से आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये डस्टर है, ये डस्टर है, अभी तो फिलहाल मुझे हाथ पे रखना पड़ रहा है आपको दिखाने के लिए, लेकिन किसी टेबल पे भी मान लीजिए रखा है और मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो डस्टर तो आगे बढ़ गया, लेकिन मैं पीछे नहीं आया। भाई न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से तो दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगा रहे हैं, मैंने इसके ऊपर जितना फोर्स लगाया उतना ही इसने मेरे ऊपर फोर्स लगाया है। तो अब अगर थर्ड लॉ अगर सही है, तो वैसे तो थर्ड लॉ सही है ही, तो थर्ड लॉ के हिसाब से अगर मैंने इसके ऊपर 5 न्यूटन लगाया तो इसने मेरे ऊपर 5 न्यूटन लगाया। अगर ये इसके ऊपर फोर्स आगे की तरफ लग रहा है तो ये आगे की तरफ जाएगा, तो मुझे पीछे की तरफ आना चाहिए, तो मैं पीछे क्यों नहीं आ रहा हूं। एक सवाल ये बनता है थर्ड लॉ से जुड़ा हुआ कि भाई अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं तो जितना मैंने इसके ऊपर लगाया उतना मेरे ऊपर इसने पीछे की तरफ लगाया। तो चूंकि मेरे पीछे आने की ना आने की वजह ये है कि भाई हमारे ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग तो उतना है, 10 न्यूटन इस पे लग रहा है, 10 न्यूटन इस पे लग रहा है, लेकिन मेरा मास बहुत ज्यादा है, तो मास बहुत अधिक होने की वजह से ये जो फोर्स आएगा उसका, और मेरे पैरों पे फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा लग रहा होगा, तो मास अधिक होने की वजह से वो जो फोर्स होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैं नहीं चलूंगा। जैसे इसके अंदर एक सवाल आता है कि जैसे मान लीजिए मैं धरती पे खड़ा हूं, धरती पे खड़ा हूं और मैं ऐसे उछल गया, अगर मैं उछल गया तो जितना फोर्स मेरे ऊपर लगा है उतना ही फोर्स धरती पे नीचे की तरफ लगा होगा, तो धरती को नीचे जाना चाहिए, लेकिन धरती नीचे नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? वही कारण कि धरती का मास इतना ज्यादा है, F A = F/m। F तो मान लो 10 न्यूटन लगा, 50 न्यूटन लगा, लेकिन मास उसका इन्फानाइट के आसपास है, बहुत ज्यादा मास है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। एक बार मैंने डिस्कवरी पे देखा था, डिस्कवरी चैनल पे एक कोई ऐसी एनालिसिस चल रही थी लॉस के बारे में, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बताई थी बात कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, लगभग 7 बिलियन लोग हैं इस समय दुनिया में, उनको कहा गया कि वो सारे के सारे लोग एक किसी बहुत बड़े मैदान में खड़े कर दिए जाएं, बहुत बड़े एक मैदान कोई हो जिसके अंदर वो सारे के सारे लोग खड़े कर दिए जाएं, और सबसे कहा जाए कि एक साथ छलांग लगाओ। जैसे चुटकी बजाई किसी ने, सबने एक साथ छलांग लगा दी, तो धरती पे रिक्टर स्केल पे 8 का एक अर्थक्वेक आ जाएगा, इतना बड़ा मतलब भूकंप आ जाएगा, सारे लोग एक साथ उछलेंगे तो बहुत तेज फोर्स नीचे की तरफ लगेगा धरती पे, तो धरती जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाएगा और धरती की जो एक्सिस है, जिस दूरी पे वो घूम रही है, वो डिस्प्लेस हो जाएगी। न्यूटन का थर्ड लॉ का मतलब आप समझें कि भाई जितना आगे की तरफ फोर्स लगता है उतना ही पीछे की तरफ लगता है। अब अगर पीछे वाली बॉडी का मास बहुत अधिक हो गया तो वो रिक्वायर नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए किसी ने, आप में से किसी ने एनसीसी वगैरह ली हो, फायर किया हो शॉट, या किसी ने गन शॉट किया हो, तो जब हम बुलेट फायर करते हैं, जैसे मान लो बुलेट फायर कर रहे हैं, तो बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो हाथ पीछे की तरफ आता है। तो हाथ पीछे की तरफ क्यों आता है? इसीलिए हाथ पीछे की तरफ आता है ना, क्योंकि अगर जो बुलेट है उस पर आगे की तरफ फोर्स लगा तो आगे की तरफ गई, तो जो हाथ है उस पर पीछे की तरफ फोर्स लग गया तो हाथ पीछे की तरफ आएगा। इसीलिए आपने देखे हैं, जैसे आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग जो होती है एनसीसी में, राइफल की फायरिंग सिखाते हैं, तो राइफल की जब फायरिंग सिखाते हैं तो ऐसा नहीं कि राइफल ऐसे फायर करवाते हैं,
इस तरह से फायर नहीं करवाते। इस तरह से राइफल अगर फायर कराएंगे तो जब राइफल की गोली आगे निकलेगी तो राइफल रिकॉइल करेगी और आपको डैमेज हो सकता है, सामने वाले को कुछ होना हो लेकिन आपको अच्छी खासी चोट लग जाएगी। तो राइफल चलाते हैं तो या तो बोलते हैं राइफल कंधे पर रख करके फायर करें बैठ के, या फिर जो उसका बट है वो पीछे की तरफ निकल जाए, जिससे कि जब वो फायर करेंगे रिकॉइल होगी तो पीछे की तरफ चला जाए, क्योंकि बुलेट के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगता है तभी वो आगे जाती है, तो उसी से वो रिकॉइल करके पीछे आ जाता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो यही बताता है कि भाई जैसे जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है। अब दोनों बॉडीज का मास कितना कितना है उसके आधार पे ये डिसाइड होगा कि कौन सी बॉडी कम चलती है, कौन सी ज्यादा चलती है, कितना चलती है, कितना नहीं चलती। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है, जैसे मान लीजिए कि एक सिचुएशन इस तरह की आती है कि आपका कोई मान लीजिए दोस्त है, किसी बात पे कहा सुनी हो गई और आपने उसको लात घूंसों से पीट दिया, काफी उसकी कुटाई कर दी आपने, और उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो आपको भी बुलाया गया, तो आप अपने साथ एचसी वर्मा और एनसीईआरटी लेके चले गए, ठीक है। अब आप आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ निकाल के बता रहे हैं कि भाई जो है वो ये जो जिससे मेरी जो कह रहा है कि इसने मेरे ऊपर मारपीट किया, जो भी बात बोली है, तो जितना फोर्स मैंने इसके ऊपर लगाया, न्यूटन का थर्ड लॉ कह रहा है उतना इसने मेरे ऊपर लगाया, तो कोई मामला ही नहीं बनता है। फोर्स तो दोनों ने एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट लगाया है, तो इसका क्या लॉजिक है। सवाल समझे कि अगर आपने किसी को कंटाप लगा दिया, मान लीजिए अब किसी को आपने कंटाप लगा दिया, तो जितना फोर्स आपके हाथ ने उसके ऊपर लगाया उतना ही फोर्स आपके हाथ पे भी लगाया, तो थर्ड लॉ के हिसाब से तो दोनों इक्वली गिल्टी हैं। जो न्यूटन का तीसरा नियम है उसके हिसाब से तो दोनों इक्वली गिल्टी हैं, तो कोई मामला बनता नहीं। तो आप अदालत में आर्गुमेंट देते हैं, तो आपके आर्गुमेंट में फॉल्ट क्या है, सोचें। फॉल्ट आपके आर्गुमेंट में यह है कि भाई ये तो सही बात है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, थर्ड लॉ है, उसके हिसाब से दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया, लेकिन आपका हाथ, जैसे आप हाथ से मार रहे हो तो ये थोड़ा हार्ड पार्ट होता है, इसमें पेन कम फील होता है। मार रहे हो आप गाल पे, ठीक है, तो गाल पे पेन फील ज्यादा होता है। फोर्स दोनों जैसे ऐसे चाटा पड़ा तो उतना ही फोर्स इस पे भी लगेगा, उतना इस पे लगेगा, लेकिन फील जो है गाल पे ज्यादा आएगी, और वो बेइज्जती वाली जो फीलिंग होती है वो तो अलग ही आती है। मतलब वो तो अलग ही बात है ना कि वो फीलिंग जो ऐसी आएगी, तो वो तो एक अलग ही बात हो गई, उसी का कंपेंसेशन होता है। आप किसी को चाकू भी मार देते हैं तो भी न्यूटन के थर्ड लॉ से बराबर ही फोर्स लगा, जितना चाकू ने आप पे लगाया उतना, मतलब चाकू ने उस आदमी पे लगाया उतना ही उस आदमी ने चाकू पे लगाया। तो थर्ड लॉ के हिसाब से तो मामला नहीं बनता है, लेकिन चाकू नुकीला होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, पेनिट्रेट कर देता है, घाव कर देता है बॉडी के अंदर। तो ये भी न्यूटन्स लॉ का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से न्यूटन्स लॉ के बहुत सारे जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के, जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके से न्यूटन के थर्ड लॉ को समझते हैं। एक एचसी वर्मा ने बड़ा अच्छा सवाल दिया, अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूं, ठीक है, उसका जवाब भी आप लोग सोचिएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी बर्फ के मैदान में खड़े हैं, बर्फ में कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, और आपसे कहा जाए कि मैदान में आप खड़े हैं, एकदम बर्फ का फ्रिक्शन जीरो है, और आपसे बोला जाए कि भाई आप मैदान से निकलो, आपको बाहर निकलना है, क्या करेंगे आप? चल सकते नहीं, क्योंकि बर्फ के मैदान में जैसे ही आप पैर, फ्रिक्शन है नहीं, तो जैसे ही पैर रखेंगे एक पैर आगे चला जाएगा, एक पीछे चला जाएगा, ऐसे पैर आपका फैल जाएगा, तो चल तो सकते नहीं आप। तो आपको क्या करना चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए? तो उसमें बताया न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से बताइए रहा कि आप जैसे मान लो कि फूंक मार दो, ऐसे फूंक मार दिया आपने, तो एयर जो आपने आगे भेजी उस पे फोर्स आगे की तरफ लगा, तो आप पे पीछे की तरफ लगेगा, थोड़ा बहुत ही सही आपको फोर्स मिलेगा, उस फोर्स के कारण धीरे धीरे करके आप बाहर निकल जाएंगे। या आपने जेब में कोई मोबाइल रखा है उसको फेंक दिया, या सूटकेस को छोड़ दिया, कुछ नहीं तो कपड़े उतार के फेंक दिए, तो कपड़े अगर आगे जाएंगे तो आपके ऊपर फोर्स पीछे लगेगा, और धीरे धीरे करके आप पीछे चलते चले जाएंगे। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जाम्पल्स हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ये बताता है कि भाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। अब उस फोर्स का असर दोनों बॉडीज पे अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। दोनों बॉडीज का मास सेम है तो फोर्स सेम होगा, और अगर दोनों बॉडीज का मास अलग अलग है तो अलग अलग भी हो सकता है। असर तो अलग अलग हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है।